हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द कारगिल हाइट। जैसा आपको पता है कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं आपके प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस को। यहाँ ऑलरेडी हमारी क्वेश्चन की सीरीज जो चल रही है उसमें ऑलरेडी हम कई क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं और यहाँ पे हम अगेन कुछ क्वेश्चंस को लेकर आए हुए हैं जो आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए हैं। हम यहाँ न सिर्फ उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन हमारा क्यों राइट है क्यों रॉन्ग है, क्योंकि ये जो सेंटेंस हमारा चल रहा है ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का सीरीज चल रही है। ठीक, यहाँ हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि सेंटेंस हमारा ये क्यों राइट है क्यों रॉन्ग है, बल्कि इसके दोनों फैक्टर, अगर राइट है तो क्यों राइट है और रॉन्ग है तो क्यों रॉन्ग है, इसके सारे फैक्टर को हम डिस्कस करते हुए चलेंगे ताकि उससे रिलेटेड अगर कोई दूसरे क्वेश्चन भी मिले तो वो भी आप सॉल्व कर ले। ठीक, तो चलिए यहाँ टाइम न वेस्ट करते हुए एक एक क्वेश्चन को यहाँ वन बाय वन करके डिस्कस करना शुरू करते हैं। ठीक, देखिए जैसे हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द कपल सीम्ड, जो कपल हैं ये कपल जो है ये सीम्ड, ये प्रतीत होते हैं क्या, कैसे सीम्ड होते हैं, टू लव, कि ये प्रेम करते हैं वन अनदर, एक दूसरे से, वेरी मच मतलब बहुत ज्यादा। और यहाँ अंडरलाइन वाला पोर्शन कौन सा है, अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ अंडरलाइन जो पोर्शन है वो आपका है वन अनदर। अब हमें ये ध्यान देना है कि वन अनदर और ईच अदर, यहाँ वन अनदर का जो यूज होता है वो किस सेंस में यूज किया जाता है, किस सेंस में नहीं। तो याद रखिएगा दो वर्ड होते हैं, एक होता है आपका ईच अदर, ठीक, और एक वर्ड होता है आपका वन अनदर। ठीक, तो ये चीज याद रखिएगा, वन अनदर और ईच अदर दो वर्ड होते हैं। याद रखिएगा ईच अदर जो यूज किया जाता है ये किया जाता है केवल दो चीजों के लिए, दो चीजों के लिए, है ना, दो चीजें हो या दो, केवल दो के लिए ऐसे कह सकते हैं, इसका यूज किया जाता है दो के लिए। अब दो के लिए चाहे दो इंसान हो या तो कोई दो वस्तु है, दो के लिए केवल यूज करना है तो हमें क्या लगाना होता है, ईच अदर। और जहां दो से ज्यादा की बात आ जाए, जहां दो से ज्यादा की बात आ जाए वहां हम क्या लगाते हैं, वहां ईच अदर के बजाय वन अनदर लगाते हैं। इसका मतलब अगर दो पर्सन या दो थिंग्स हैं तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, दो के लिए हम लगाते हैं ईच अदर, और दो से जहां ज्यादा मोर देन टू की बात होती है तो वहां हम क्या लगाते हैं, वन अनदर का यूज करते हैं। अब यहां हम देखेंगे पहले सेंटेंस में जो मीनिंग है, यहां मीनिंग दे क्या रहा है। ठीक, तो यहां अगर ध्यान से आप देखेंगे तो यहां जो मीनिंग डिलीवर हो रही है ये कह रहा है कि द कपल, और कपल का मतलब कितने लोग होते हैं, दो या दो से ज्यादा। तो हमें पता है कि कपल का मतलब यहाँ हस्बैंड वाइफ मान सकते हैं, तो यहाँ बात केवल दो की हो रही, और जब दो की हो रही तो दो के लिए तो हम क्या यूज करते हैं, दो के लिए तो हम यूज करते हैं क्या, ईच अदर का यूज करते हैं। और यहाँ दिया क्या है, यहाँ दिया है वन अनदर, और वन अनदर हमेशा दो से ज्यादा के लिए किया जाता है। जहां बात केवल दो लोगों की हो तो हम क्या लगाते हैं, ईच अदर, और दो से ज्यादा की बात होती तो वन अनदर। इसका मतलब यहाँ जो होगा वन अनदर नहीं होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए, ईच अदर। अब ईच अदर देखिए ऑप्शन में कहां आया है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में, तो इसलिए हमारा सी नंबर यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चंस देख लीजिए। जैसे इस सेंटेंस में हम देख ही रहे हैं, तो एक चीज याद रखिए, इतना तो कंफर्म हो गया कि ईच अदर का यूज होता है दो के लिए और वन अनदर यूज होता है दो से ज्यादा के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा, जैसे मान लीजिए सेंटेंस आ गया, राम एंड मोहन हेल्प। अब एक वर्ड आ गया यहां पे ईच अदर, तो हमें पता है कितना है यहाँ पे कि राम एंड मोहन दो लोग हैं, ये सब क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ईच अदर मतलब एक दूसरे की, तो यहाँ केवल दो की बात आई थी तो ईच अदर लगेगा। अगर दो से ज्यादा लोग होते तो यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, वन अनदर। ठीक, अच्छा चलिए, ये तो मान लीजिए सेंटेंस राइट है, लेकिन याद रखिएगा क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं। मान लीजिएगा सेंटेंस ऐसे आ गया, राम एंड मोहन हेल्प ईच अदर फ्रेंड्स। ठीक, अब देखिए यहां पे दो तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, इतना तो याद रखना है कि दो की बात आएगी तो ईच अदर लगाना है, दो से ज्यादा की बात आएगी तो क्या लगाना है, वन अनदर लगाना है। लेकिन इस क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन ये बनता है कि याद रखिएगा अगर सेंटेंस किस पे एंड हो जाए, ईच अदर या वन अनदर, चाहे वो अनदर वन अनदर हो या ईच अदर, अगर सेंटेंस उस पे एंड हो गया है तो हमें देखना है दो की बात की गई तो ईच अदर, दो से ज्यादा की बात की गई तो वन अनदर लगाना है। लेकिन याद रखिएगा अगर ईच अदर या फिर वन अनदर के बाद कोई दूसरा नाउन आ जाए तो याद रखिएगा ईच अदर या वन अनदर पे हमेशा अपॉस्ट्रोफी एस का भी यूज किया जाता है। अगर ईच अदर वन अनदर के बाद कोई दूसरा नाउन आएगा तो ईच अदर वन अनदर पे आपको अपॉस्ट्रोफी एस लगाना है। अगर सेंटेंस हमारा इसी पे एंड हो गया तो अब अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाना है, तब आपको केवल संख्या देखनी है, दो की बात है तो ईच अदर, दो से ज्यादा की बात है तो वन अनदर। लेकिन ईच अदर वन अनदर के बाद अगर आगे एक और नाउन आ गया है तो याद रखिएगा ईच अदर वन अनदर में अपॉस्ट्रोफी एस लगाना कंपलसरी होता है। इसका मतलब कि दो चीजें आपको सीखने को मिली, अगर दो की बात आएगी तो ईच अदर और दो से ज्यादा की बात आएगी वन अनदर, और ईच अदर या वन अनदर के बाद अगर कोई नाउन आ गया तो ईच अदर वन अनदर में आपको अपॉस्ट्रोफी एस भी लगाना है। ठीक, तो मे भी आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इट इज हाई टाइम
इट इज हाई टाइम दैट वी डिड समथिंग। अब एक चीज याद रखिएगा, ये एक्सप्रेशन याद रखिएगा, कभी भी आ जाए इट इज टाइम या फिर इट इज हाई टाइम या फिर इट इज ग्रेट मोमेंट या फिर इट इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी, इस तरह का कोई भी एक्सप्रेशन आ जाए तो याद रखिएगा इसके बाद जो सेंटेंस बनता है, या तो सेंटेंस हमारा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से सेंटेंस हमारा आगे बढ़ जाएगा, या तो ये एक्सप्रेशन आएगा। अगर इसके बाद सब्जेक्ट आया तो याद रखिएगा सब्जेक्ट के बाद या तो यूज किया जाता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म या फिर यूज किया जाता है शुड हैव। शुड हैव जस्ट मिनट, हाँ चलिए, या तो यहां यूज किया जाएगा शुड हैव प्लस V3। तो बस ये याद रखिएगा कि कभी भी इस एक्सप्रेशन से अगर हमारा सेंटेंस शुरू होगा तो याद रखिएगा आपको इज एम आर देखने में लगेगा, आपको लगेगा कि ये सेंटेंस तो हमारा प्रेजेंट में चल रहा है, लेकिन याद रखिएगा इट इज टाइम का मतलब होता है इट इज ऑलरेडी वेरी लेट, बहुत देर हो चुका है, अब तक तो ये काम हो जाना चाहिए था के सेंस में आएगा। तो याद रखिएगा इस एक्सप्रेशन से कभी भी सेंटेंस हमारे शुरू होते हैं तो आगे का जो सेंटेंस अगर बनेगा या तो इन्फिनिटिव से 2 + V1 से सेंटेंस आगे बढ़ जाएगा। अगर इनके बाद सब्जेक्ट का यूज किया जाएगा तो सब्जेक्ट के बाद या तो आता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं आया, अगर शुड आ रहा है तो याद रखिएगा शुड के बाद हैव लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आना कंपलसरी है। ऐसा नहीं कि केवल शुड आ गया और शुड के बाद क्या लगा दिया गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर शुड लगाना है तो हैव लगा के थर्ड फॉर्म लगाइए, और अगर मेन वर्ब लगानी है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगाएंगे। ठीक, चलिए अच्छा मान ले रहे हैं। अब यहां पे देखेंगे इट इज टाइम आ गया, दैट आ गया, सब्जेक्ट आ गया। अगर सब्जेक्ट आ गया तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, या तो लगाएंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म या तो लगाएंगे शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये ऑलरेडी आपके एग्जाम में आया हुआ। और डू, हमें पता है कि डू जो होता है, डू का मतलब करना होता है, डू का सेकंड फॉर्म क्या होता है, डिड होता है। तो हमें पता है कि सब्जेक्ट के बाद या तो सेकंड फॉर्म लगाते हैं शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो डिड तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है ना, इसका मतलब सेकंड फॉर्म आ गया है तो सेंटेंस हमारा क्या है, नो इंप्रूवमेंट में जाएगा। या तो आना चाहिए वर्ब की सेकंड फॉर्म या तो आना चाहिए था शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, और यहां पे देखिए सेकंड फॉर्म आ गया है, जब सेकंड फॉर्म आ गया है इसका मतलब सेंटेंस हमारा राइट है, और जब राइट है तो सेंटेंस हमारा जाएगा नो इंप्रूवमेंट में, यहां कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक, तो मे बी आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा कुछ और बात जान लीजिए। जैसे मान लीजिए इतना तो कंफर्म है कि सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, या तो वर्ब की क्या आएगी सेकंड फॉर्म आएगी, या तो शुड हैव के साथ क्या आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब इन दोनों में वर्ब की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म पहचानेंगे कैसे? कुछ वर्ब की फॉर्म आप ऑलरेडी पहचान लेते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं। ठीक, तो याद रखिएगा यहां कुछ आपको ट्रिक बता दे रहे हैं। यहां पे देखिए, जैसे मान लीजिए सेंटेंस में आ गया है, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए याद रखिएगा। अगर मान लीजिए सेंटेंस में क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया, अब सब्जेक्ट के बाद अगर कभी सेंटेंस में दिख जाए इज एम आर तो याद रखिएगा इज एम आर अगर आ गया तो याद रखिएगा इज एम आर नहीं रहेगा, इसके स्थान पे या तो आएगा वॉज या तो आना चाहिए वर, दो में से कोई एक आना चाहिए। क्यों कि इज एम आर का जो सेकंड फॉर्म होता है वो माना जाता है क्या, वॉज या वर। तो इसका मतलब कि इस एक्सप्रेशन के बाद कभी इज एम आर दिख जाए तो समझिए इज एम आर रॉन्ग है, क्योंकि इज एम आर बनाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जब इज एम आर के बाद कोई दूसरी वर्ब नहीं आती है तो इज एम आर अपने आप में मेन वर्ब बन जाता है। जब इज एम आर मेन वर्ब बन जाता है तो वो बनाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है इसके बाद हमेशा, तो ये बनाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बनाने के सेंस में आता है। ठीक, तो इतना याद रखिएगा, इस एक्सप्रेशन के बाद कभी सब्जेक्ट के बाद इज एम आर दिख जाएगा, समझिए सेंटेंस रॉन्ग है, वहां होना चाहिए क्या, वॉज या वर होना चाहिए, या फिर होना चाहिए शुड हैव बीन। ठीक, या तो होना चाहिए शुड हैव बीन या तो होना चाहिए वॉज वर। ठीक, ये तो हो गया पहला स्ट्रक्चर। दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, मान लीजिए सेंटेंस में आया है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद अगर दिख जाए क्या, हैज या हैव, तो याद रखिएगा ये हैज या हैव भी नहीं लगा पाएंगे आप, या तो आपको लिखना पड़ेगा क्या, या तो लिखिए आप हैड, या तो आपको लिखना पड़ेगा शुड हैव हैड।
या तो आपको लिखना पड़ेगा शुड हैव हैड। तो ये दो एक्सप्रेशन एक्सेप्ट किए जाएंगे यहां पे, ठीक। और उसी तरह से अगर मान लीजिए सेंटेंस में आ गया क्या सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद कभी दिख जाए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या तो वर्ब की दिख जाए क्या फिफ्थ फॉर्म। अच्छा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म क्या होता है, जैसे गो आप लिखते हैं, गो होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसी की जो गो का जो गोज फॉर्म होता है वर्ब की एसईएस फॉर्म, इसको बोला जाता है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो कभी भी इस एक्सप्रेशन के बाद कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख जाए या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म दिख जाए तो समझिए वो भी क्या है, एरर है। यहां पे या तो आपको लिखना पड़ेगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म या तो लिखना पड़ेगा आपको शुड हैव प्लस V3 का यूज करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट आप ट्रिक समझ लीजिए, इसको आपको याद रखना है कि कभी भी ये एक्सप्रेशन आएगा तो इसके बाद हमेशा या तो आएगी सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म या शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो वर्ब होगी मेन वर्ब के रूप में वो एक्शन वर्ब भी आ सकता है और स्टेटिव वर्ब भी आ सकती है। अगर इस एम आएगा तो उसका वॉज वर्ब होना चाहिए या शुड हैव बीन होना चाहिए। अगर हैज हैव आया है तो समझिए हैज हैव भी रॉन्ग है, इसके बाद या तो आएगी हैड के रूप में आएगा सेकंड फॉर्म या तो शुड हैव हैड के रूप में आएगा थर्ड फॉर्म, या तो अगर इस सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म आ जाएगी या तो उसको कन्वर्ट करिए वर्ब की सेकंड फॉर्म में या तो करिए शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मे भी आपको ये आइडिया लग गया होगा, ठीक। अब आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ आई वर अ मिलेनियर, अगर मैं एक मिलेनियर होता, आई वुड हैव हेल्प्ड द पुअर, तो मैं गरीबों की मदद करता। अब इसमें देखिए अंडरलाइन पोर्शन क्या है, अंडरलाइन हमारा पोर्शन जो आया है ये है हमारा कौन सा है, वुड हैव हेल्प्ड। अब ये देखना है क्या ये सेंटेंस राइट है या फिर रॉन्ग है, तो इसको राइट और रॉन्ग करने से पहले कुछ बातें हम जान लेते हैं। एक चीज याद रखिएगा, कभी भी सेंटेंस के बाद क्या आ जाए, सेंटेंस के अगर इफ के बाद आ जाए सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाए वर का यूज हो जाए, तो वर याद रखिए क्या है, या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे मान लीजिए कभी भी सब्जेक्ट के बाद आ जाए क्या वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर पहले सेंटेंस में आया है तो दूसरे सेंटेंस में याद रखिएगा सब्जेक्ट में वुड के बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। अब जहां ये वुड है, वुड के स्थान पे यहां कुड भी हो सकता है और यहां माइट भी हो सकता है, इतना याद रखिएगा, ठीक। इसका मतलब अगर इफ वाले सेंटेंस में सेकंड फॉर्म आया है सब्जेक्ट के बाद तो आगे के सेंटेंस में वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या तो माइट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। इसके साथ वर्ब की फर्स्ट ही फॉर्म आएगी, ये याद रखिएगा, ठीक। अच्छा, अब ये है कि हम पहचानेंगे कैसे, तो देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन कौन सी होती है, एक तो याद रखिएगा आ जाएगा आपका जैसे गो, जैसे गो होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट हो गया। इसका मतलब अगर वेंट आ गया तो आगे वुड हैव के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। उसी तरह से इज, एम, आर ये होते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में मान सकते हैं। इसका जो सेकंड फॉर्म होता है वो होता है वॉज या वर होता है। इसका मतलब सेकंड फॉर्म के रूप में ये दोनों आ सकते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा सेकंड फॉर्म के रूप में कभी वॉज का यूज नहीं किया जाता। इफ के बाद सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो हमेशा वर का यूज किया जाता है, ठीक। उसी तरह से मेन वर्ब के रूप में अगर हैव है तो हैव का भी सेकंड फॉर्म क्या होता है, हैड होता है। अगर ये हैड आ गया तब भी क्या आएगा, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। इसका मतलब इफ के बाद अगर सेकंड फॉर्म आएगा, अब सेकंड फॉर्म एक्शन वर्ब हो सकती है, जैसे गो का वेंट हो गया, हेल्प का हेल्प्ड हो गया, कम का केम हो गया। अगर सेकंड फॉर्म आ गई तो आगे वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या कुड या फिर माइट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। अब ये सेकंड फॉर्म अगर हम देखेंगे वॉज वर्ब की बात करें तो इस एमआर का जो सेकंड फॉर्म होता है वॉज या वर्ब होता है, लेकिन यहां याद रखिएगा इफ के बाद कभी वॉज का यूज नहीं किया जाता। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो ये हमेशा वर्ब का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि इफ से जो शुरू होने वाले सेंटेंसेस होते हैं ये हाइपोथेटिकल होते हैं, ये इमेजिनेशन पर बेस्ड होते हैं, ये रियलिटी पे बेस्ड नहीं होते। जैसे अगर मैं ऐसा होता तो मैं ये कर देता, इसका मतलब ना तो आप ऐसे हैं ही ना तो आप ये ऐसा किया ही। कहते हैं अगर कोई किसी को समझा रहा है अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की होती तो आपको अच्छे नंबर मिल जाते, इसका मतलब ना तो आपने अच्छे से पढ़ाई की ही और ना तो आपको नंबर ही मिले। ये टोटल इमेजिनेशन पे होता है। जो इमेजिनेशन वाले सेंटेंस होते हैं उसमें सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इफ वाले सेंटेंस जो होते हैं उसमें हमेशा वर्ब का यूज किया जाता है, वॉज का यूज नहीं किया जाता। और वर्ब भी जो होता है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म मानी जाती है इज एमआर का, ठीक। और उसी तरह से हैव का सेकंड फॉर्म क्या माना जाता है, हैड। जैसे अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपको दे देता, इसका मतलब ना तो मेरे पास है ही ना तो मैंने आपको दिया ही, ठीक। तो ये टोटल जो होता है इमेजिनेशन। तो याद रखिएगा जब हम बात करते हैं सेकंड फॉर्म की तो वो सेकंड फॉर्म गो का वेंट भी हो सकता है, हेल्प का हेल्प भी हो सकता है, वो सेकंड फॉर्म वर्ब भी हो सकता है और वो सेकंड फॉर्म हैड भी हो सकता है।
तीनों में से कोई भी आएंगे, आगे का जो सेंटेंस बनेगा वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट ही फॉर्म आना चाहिए। ठीक, अब आ जाएंगे अपने क्वेश्चन में। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ आई वर, तो हमें पता है कि आई के साथ तो वॉज लगता है, लेकिन हमें पता है इफ के बाद तो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो वर ही लगता है, और वर कौन सी फॉर्म मानी जाती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म मानी जाती है। अब जब सेकंड फॉर्म आ गई तो आगे क्या आना चाहिए, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, और यहां वुड के साथ देखिए हैव लगा के थर्ड फॉर्म आई, इसका ये सेंटेंस नो इंप्रूवमेंट तो नहीं हो सकता। ठीक, अब हमें देखना है वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहां आया है, तो वुड के साथ देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया है ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा जो होगा यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आ जाएंगे देखिए अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ही एंजॉयज टू टेल स्टोरीज टू चिल्ड्रेन, कि वह एंजॉय करता है टू टेल, बोलने में या बताने में स्टोरीज को टू द चिल्ड्रेन को। ठीक, अब देखिए इसमें अगर ध्यान से देखेंगे, अब देखिए इसमें सेंटेंस जो आ गया यहां अंडरलाइन वाला पोर्शन कह रहा है कि एंजॉय टू टेल स्टोरीज, इस पोर्शन को क्या हम रिप्लेस कर सकते हैं। अब देखिए क्या कह रहे हैं, ही एंजॉय हाउ टू टेल स्टोरीज ये होगा, या फिर ही एंजॉयज टेलिंग स्टोरीज ये होगा, या फिर ही एंजॉयज वह एंजॉय करता है टू नरेट स्टोरीज, स्टोरी को नरेट करने में को एंजॉय करता है, या फिर नो इंप्रूवमेंट में जाएगा। ठीक, अब ध्यान से देखा जाए तो यहां देखिए जो स्टोरीज होती है ना, स्टोरी को हमेशा क्या किया जाता है, नरेट किया जाता है, स्टोरी को हमेशा सुनाया जाता है। तो सुनाने के लिए हम यूज करते हैं स्टोरी को, स्पेशली हम करते हैं नरेट वर्ड का यूज करते हैं, और नरेट देखिए एक ही वर्ड आया है, वो कौन सा आया है यहाँ पे, आपका आया है ऑप्शन नंबर सी, इसलिए हम क्या करेंगे ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पे टिक कर देंगे। याद रखिएगा स्टोरी जब भी कोई सुनाने की बात आती है ना, तो उसके लिए हम एक स्पेशल वर्ड यूज करते हैं नरेट। नरेट का मतलब होता है कोई स्टोरी को सुनाना या बताना, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पे हम राइट आंसर मान लेंगे। फिर आ जाएंगे देखिए अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंटिल यू डोंट फिनिश द वर्क यू वॉन्ट बी गिवन लीव, कह रहे हैं कि जब तक आप अपने काम को फिनिश नहीं करोगे यू वॉन्ट बी गिवन लीव, तब तक आपको बिल्कुल भी क्या मिलेगा, लीव, छुट्टी नहीं मिलेगी। इसका कोई शर्त रख दिया, देखो जब तक ये काम को पूरा नहीं करोगे तब तक आपको बिल्कुल लीव मिलने वाली नहीं है। ठीक, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, एक वर्ड होता है अनटिल और एक वर्ड होता है अनलेस। ठीक, तो याद रखिएगा अनलेस और अनटिल जो होते हैं ना, ये दोनों क्या माने जाते हैं, एक निगेटिव वर्ड माने जाते हैं। ठीक, और जब ये निगेटिव वर्ड माने जाते हैं और जब सेंटेंस के स्टार्टिंग में कभी भी अनटिल या अनलेस आ जाएगा, तो याद रखिएगा जिस सेंटेंस के स्टार्टिंग में अनलेस या अनटिल होता है वो सेंटेंस कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए। क्यों, कि अपने आप में एक निगेटिव वर्ड अनटिल और अनलेस खुद ही है, और एक रूल कहता है, ग्रामर का एक बेसिक रूल कहता है कि एक सेंटेंस में एक ही निगेटिव वर्ड लगेगा और दो निगेटिव वर्ड यूज नहीं किए जाएंगे। और ये चूंकि अपने अंदर खुद ही निगेटिव मीनिंग लेके चलते हैं, इसलिए जिस भी सेंटेंस के शुरू में अनटिल या अनलेस दिख जाएगा वो सेंटेंस हमारा निगेटिव नहीं होना चाहिए, बल्कि वो पॉजिटिव या अफर्मेटिव होना चाहिए। ठीक, अब यहां देखेंगे सेंटेंस, तो देखिए सेंटेंस हमारा आया है अनटिल, और जब अनटिल सेंटेंस के शुरू में आ गया तो अब आगे सेंटेंस निगेटिव नहीं होना चाहिए, बट यहां तो डू नॉट का डोंट लिख दिया गया है। इसका मतलब कि अनटिल के बाद कभी निगेटिव वर्ड आता ही नहीं, अनटिल और अनलेस के बाद हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस बनता है, निगेटिव सेंटेंस नहीं बनता है। इसका मतलब सेंटेंस से नो इंप्रूवमेंट तो नहीं हो सकता। ठीक, अब ये बनेगा कौन सा, तो ये बनेगा, चूंकि हमारा सेंटेंस किसमें चल रहा है, ये चल रहा है डू नॉट आया है, तो इसका मतलब ये जब इसको अफर्मेटिव और पॉजिटिव बनाएंगे तो ये बनेगा डू नॉट का जब अफर्मेटिव बनाएंगे या पॉजिटिव बनाएंगे तो बनेगा प्रेजेंट इंडिफरेंट का अफर्मेटिव सेंटेंस, क्योंकि डू नॉट प्रेजेंट इंडिफरेंट है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफरेंट का अफर्मेटिव पॉजिटिव बनना चाहिए। अभी देखेंगे ऑप्शन कहां आया है, तो अंटिल यू मस्ट, तो हमें पता है कि प्रेजेंट इंडिफरेंट में मस्ट का यूज तो होता ही नहीं, ये तो वैसे रिजेक्ट हो जाएगा, इसलिए ये तो रिजेक्ट हो गया। फिर बी में देखेंगे अंटिल फिनिशिंग, तो हमें पता है अंटिल फिनिशिंग कैसे होगा, ना तो सब्जेक्ट आया है ना तो आईएनजी वर्ब आप लगा रहे हैं, विदाउट हेल्पिंग वर्ब भी लगा रहे हैं, ये तो कोई सेंस नहीं बन रहा है। वैसे भी डू नॉट का जब आप डू नॉट डज नॉट का जब अफर्मेटिव बनाएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव बनेगा, आईएनजी का कोई सेंस नहीं बन रहा है। एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास, हो गया है अंटिल यू फिनिश। अब अंटिल क्या है, हमारा नेगेटिव वर्ड है, आगे पॉजिटिव बनना चाहिए, पॉजिटिव आया है, सब्जेक्ट यू आया है, यू आई और यू होते सिमिलर है बट ये प्लूरल वर्ब लेके चलते हैं, इसलिए बाय डिफॉल्ट इनको प्लूरल मान लिया जाता है। तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगाई गई है, इसका हो ना हो हमारा ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर सी ही क्या बनेगा, यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। तो बस याद रखिएगा अंटिल और अनलेस दो ऐसे वर्ड होते हैं जो नेगेटिव मीनिंग रखते हैं, इसके बाद जब भी सेंटेंस आएगा तो वो वाला पोर्शन जिसके स्टार्टिंग में ये रहेंगे वो नेगेटिव नहीं बनना चाहिए। ठीक, तो मे बी आपको ये भी आइडिया लग गया होगा। अब आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अच्छा याद रखिएगा हमारे यहाँ जो भी सिलेक्ट हुए हैं, जो भी स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं उनकी आपको कुछ यहाँ पे पिक्स दिख रही होगी। याद रखिएगा हमारे यहाँ जो भी बच्चे सिलेक्ट होते हैं यहाँ पे आपको अगर अदर
जो भी प्लेसेस हैं वहां से अगर आप कंपैरिजन करें तो हमारे यहाँ की जो सिलेक्शन, जो आपको जो एवरेज मिलेगा या परसेंटेज आपको मिलेगा अदर जगहों से जो मिलेगा आपको हायर ही मिलने वाला है। अगर इस चीज को आप जानना या समझना चाहते हैं तो आप आके हमारे इंस्टीट्यूट में संपर्क करें। यहां आने के बाद पहले चीजों को देखें कि चीजें यहाँ पे कैसे हैं, अदर जगहों से आप कंपैरिजन करें, देन आप डिसाइड करें कि आपको किसी गाइडेंस में अपनी स्टडी को आगे बढ़ाना है कैसे नहीं। ठीक, फिलहाल आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आई विल बी हैप्पी, मैं खुश रहूंगा, इफ अगर यू विल बाई मी एप्पल्स, अगर क्या है यू विल बाई, अगर आप खरीदोगे मी मेरे लिए एप्पल्स। ठीक, तो एक चीज तो इतना याद रखिएगा, हम सब ने पहले ही डिस्कस किया था कि इफ के बाद कभी भी विल या शैल का यूज नहीं किया जाता है। ठीक, एक ही बेसिक्स जान लीजिए। ठीक, अब याद रखिएगा जब भी फ्यूचर के दो सेंटेंसेस इफ से जुड़ते हैं तो याद रखिएगा इफ का जो सेंटेंस होता है वो हमेशा बनता है किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और बचा हुआ जो सेंटेंस होता है ना वो बनता है विल या शैल से। तो विल या शैल से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के बाकी बचा हुआ सेंटेंस बनता है। इसका मतलब जब दो सेंटेंस इफ से जुड़ेंगे तो इफ वाला सेंटेंस बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में और बचा हुआ सेंटेंस बनता है विल या शैल के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट में। ये इफ का सेंटेंस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है बट दोनों मिलाकर मीनिंग फ्यूचर के ही देते हैं। ठीक, जैसे कोई ये कहता है अगर आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, इसका मतलब अभी टाइम है पढ़ने का। ठीक, तो इफ वाला सेंटेंस हमारा बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, बचा हुआ किसमें बनेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में। और ध्यान से देखिए तो ये इफ वाला जो सेंटेंस आया है ये यहां से यहां तक है और बचा हुआ सेंटेंस हमारा यहां से यहां है। तो जब इफ वाला सेंटेंस यहां से यहां हो गया और ये सेंटेंस यहां से यहां हो गया तो बचा हुआ सेंटेंस हमारा खुद ही विल या शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया है, वो फ्यूचर इंडेफिनिट तो पहले से ही है। और जब फ्यूचर इंडेफिनिट एक सेंटेंस हमारा पहले से है तो इफ वाला सेंटेंस किसमें बनना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन ये बना किसमें है, फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो याद रखिएगा ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं बनेगा क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू है, और यू के साथ डायरेक्ट क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहां डायरेक्ट लिखेंगे यू बाई बनेगा। अब यू बाई, अब देखेंगे ऑप्शन में बाई ऑप्शन कहां पे आया है, तो बाई देखिए एक ही ऑप्शन में है, वो है ऑप्शन नंबर ए, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आ जाएंगे देखिए अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आफ्टर आई सेव्ड सम मनी आई शैल गो एब्रॉड। कह रहे आफ्टर आई सेव्ड कि मैं पैसा, आफ्टर आई सेव्ड सम मनी, कुछ पैसे बचाने के बाद आई शैल गो टू एब्रॉड, मैं एब्रॉड जाऊंगा। ठीक, ये एक सेंटेंस कह रहा है। अब देखिएगा हमारा सेंटेंस जो आ गया है यहां आफ्टर और बिफोर का यूज यहां पे किया गया है, और आफ्टर और बिफोर का जो सेंटेंस हमारा यूज किया गया है तो ध्यान से देखेंगे तो आफ्टर आई सेव्ड सम मनी, कुछ पैसे बचाने के बाद आई शैल गो एब्रॉड, मैं अब्रॉड जाऊंगा के सेंस में है। अब इसमें ध्यान से देखेंगे तो यहां सेंटेंस जो हमारा यूज किया गया है किस सेंटेंस में है, ये हमारा क्या है, सेकंड फॉर्म है। और सेकंड फॉर्म किसकी बात करता है, पास्ट की बात करता है, और पास्ट के साथ कभी फ्यूचर का यूज नहीं किया जाता बल्कि हमेशा प्रेजेंट के साथ हमेशा किसका यूज किया जाता है, फ्यूचर का यूज किया जाता है। ठीक, तो एक चीज याद रखिएगा कभी भी सेंटेंस हमारा किसमें आ जाए, आफ्टर से आ जाए। जैसे आफ्टर से सेंटेंस आ गया है तो आफ्टर आई सेव्ड सम मनी, कुछ पैसे बचाने के बाद आई शैल गो अब्रॉड, मैं अब्रॉड जाऊंगा। वैसे देखा जाए तो ये सेंटेंस हमारा कुछ इसमें एरर पोर्शन है, यहाँ पे मे बी यहाँ पे शैल का जिनको नहीं करना चाहिए था, हो सकता है यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी। चलिए फिलहाल ये ध्यान से रखिएगा। देखिए आफ्टर का जो सेंटेंस आया है, आफ्टर का जो सेंटेंस होता है ये याद रखिएगा ये तीनों टेंस में चलता है। आफ्टर का सेंटेंस हमेशा परफेक्ट टेंस में बनता है, ये माइंड में सेट कर लीजिए। अगर आफ्टर के बाद कभी आ जाएगा क्या, सब्जेक्ट आ जाएगा, तो याद रखिएगा सब्जेक्ट के बाद हमेशा कौन सा टेंस बनाता है, ये हमेशा बनाता है परफेक्ट टेंस। अब वो परफेक्ट टेंस किसका होगा ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा टेंस लेके चलना चाह रहे हैं। अगर आप प्रेजेंट टेंस लेके, अगर मान सपोज करिए आप पास्ट लेके चल रहे हैं तो ये सेंटेंस हमारा आफ्टर वाला पास्ट परफेक्ट बनेगा। अगर फ्यूचर लेके चल रहे हैं तो फ्यूचर परफेक्ट बनेगा। अगर प्रेजेंट लेके चल रहे हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा। ठीक, अब ये हम ये देखेंगे कि हमारा ऑप्शन आया क्या है। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो ऑप्शन आया है तो विल शैल जो आया है ये तो बना रहा है फ्यूचर इंडेफिनिट, तो फ्यूचर इंडेफिनिट बनेगा नहीं क्योंकि हमें इसके बाद हमेशा क्या चाहिए होता है, परफेक्ट टेंस चाहिए होता है। तो ये इंडेफिनिट बना रहा है फ्यूचर, इसलिए रिजेक्ट हो गया। शुड हैव के साथ यहां पे क्या है, शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ये बनाता है पास्ट। जब हम किसी को एडवाइस देते हैं पास्ट में, जैसे यू शुड डू दिस वर्क, आपको ये काम करना चाहिए, ये प्रेजेंट की एडवाइस है। लेकिन यू शुड हैव डन दिस वर्क, आपको ये काम करना चाहिए था, ये पास्ट के एडवाइस है। तो यहां कोई एडवाइस किसी को तो दे नहीं रहा है, यहां कोई एडवाइस का सेंस नहीं, वो तो खुद अपने लिए कह रहा है कि पैसे बचाने के बाद मैं जाऊंगा अब्रॉड। तो ये किसी को एडवाइस दिया नहीं जा रहा है, ये अपनी बात बता रहा है। जब अपनी बात बता रहा है, एडवाइस है ही नहीं, तो ये तो वैसे ही रिजेक्ट हो गया।
ठीक। नो इंप्रूवमेंट का कोई सेंस ही नहीं बन रहा है क्योंकि परफेक्ट टेंस तो चाहिए ही चाहिए। अब एक ही सेंटेंस है जहां पे परफेक्ट टेंस यूज किया गया है, वो कौन सा है? हैव, और आई के साथ हैव भी यूज किया जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी, इसलिए ऑप्शन नंबर जो हमारा सी ही होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, आफ्टर के बाद हमेशा परफेक्ट टेंस बनता है, वो प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है और फ्यूचर भी हो सकता है, वो सेंटेंस पढ़ने के बाद डिसाइड होगा। ठीक, तो मे बी आपको यहाँ पे आइडिया लग गया होगा। आ जाते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हार्डली हैड ही रीच्ड होम, बड़ी मुश्किल से वह घर पहुंचा ही था, व्हेन द टेलीफोन रंग, तभी क्या हुआ कि टेलीफोन जो हो गया वो बज गया। ठीक, अब इसमें हमें ये देखना है, याद रखिएगा एक चीज, एक वर्ड होता है हार्डली और एक वर्ड होता है स्कार्सली। ठीक, हार्डली और स्कार्सली, इनके बाद याद रखिएगा हमेशा क्या यूज किया जाता है? जनरली पास्ट में अगर सेंटेंस बन रहा है तो हैड आता है, उसके बाद आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आगे का जो सेंटेंस बनता है ना वो सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। और यहाँ हार्डली के साथ यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं, हार्डली के बाद हमेशा याद रखिएगा ये सेकंड फॉर्म आएगा, सॉरी थर्ड फॉर्म आएगा, उसके बाद यहाँ यूज किया जाता है कंजंक्शन व्हेन, और व्हेन के बाद फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ सकता है भी और नहीं भी आ सकता है। ठीक, तो ये इसका सेट होता है, याद रखिएगा कि हार्डली स्कार्सली के बाद हैड आएगा, हैड के बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा वर्ब की, चूंकि हैड पास्ट परफेक्ट बनाता है इसलिए वर्ब की थर्ड ही फॉर्म आएगा, उसके बाद कंजंक्शन हार्डली स्कार्सली का जो सेट होता है वो होता है व्हेन, तो यहाँ व्हेन आएगा, और व्हेन के बाद जो आएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म से सेंटेंस हमारा आगे बढ़ेगा पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक, अब ये देखना है कि यहाँ फॉर्मेट कौन सा यूज किया गया है, तो ध्यान से देखिएगा, हार्डली यहाँ आ गया, हार्डली हो गया, अब क्या आना चाहिए? हैड, हैड भी यूज हो गया है, अब क्या आना चाहिए? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट भी यूज हो गया, अब क्या आना चाहिए? वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो रीच्ड क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगा दी गई है। अब आगे का सेंटेंस क्या है? ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, आगे आना चाहिए व्हेन, तो यहाँ व्हेन का भी यूज किया गया है, उसके बाद क्या आना चाहिए? सब्जेक्ट, तो यहाँ सब्जेक्ट का भी यूज किया गया है, उसके बाद आनी चाहिए वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो रिंग का सेकंड फॉर्म रंग भी है, तो ये भी सेंटेंस हमारा क्या है? राइट। इसका मतलब ओवरऑल हमारा सेंटेंस क्या है? वेल मैनेज्ड है, नो एरर है। जब नो एरर है तो सेंटेंस हमारा किस में जाएगा? नो इंप्रूवमेंट में जाएगा, इसलिए सेंटेंस में यहाँ पे कोई एरर नहीं है। ठीक, अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द मोर दे अर्न मोर दे स्पेंड, कह रहे जितना ज्यादा वो अर्न करते हैं उतना ही ज्यादा ये क्या करते हैं? स्पेंड करते हैं। एक चीज याद रखिएगा, द मोर यहां क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है, और उसके बाद आ गया सेंटेंस यहां तक, उसके बाद मोर क्या है? ये भी हमारा क्या है? कंपैरेटिव डिग्री। तो याद रखिएगा यहां पे जो सेंटेंस हमारा है, ध्यान से आप देखेंगे तो यहां दो सेंटेंसेस आपस में कॉमा से ऐड किए गए हैं। पहला सेंटेंस हमारा यहां से यहां तक है और दूसरा सेंटेंस हमारा यहां से यहां तक है। तो याद रखिएगा जब दो सेंटेंस कॉमा से जुड़ रहे हों और दोनों की स्टार्टिंग में क्या दिख जाए? कंपैरेटिव डिग्री दिख जाए, तो याद रखिएगा दोनों कंपैरेटिव, जैसे एक मोर हो गया, मोर के पहले द लगाया गया है, तो याद रखिएगा दोनों कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का यूज किया जाता है। तो जब भी दो सेंटेंस आपस में कॉमा से जुड़ रहे हों और दोनों कंपैरेटिव डिग्री से शुरू हो रहे हैं, पहला पार्ट भी कंपैरेटिव डिग्री शुरू हुआ है, कॉमा लगाने के बाद फिर कंपैरेटिव डिग्री आ गई, जब दो कंपैरेटिव डिग्री आपन दोनों सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ जाती हैं तो दोनों को पहले द का यूज होना चाहिए। ठीक, तो यहां पहले इसमें द मिसिंग किया गया था, इसलिए हमारा सेंटेंस में क्या है? ये एरर पोर्शन था। अब ये देखेंगे जो अंडरलाइन पोर्शन है, यहां दोनों में मोर, मोर का यूज कहां पे किया गया है? तो देखेंगे यहां पे द मोर दे अर्न मोर दे स्पेंड, दोनों में यहां आर्टिकल मिसिंग किया गया है, यहां पर भी ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि दोनों को पहले द का यूज होना चाहिए। और फिर देखेंगे मोर, तो पहले वाले में ही यहां द मिसिंग है, तो ये तो पहले रिजेक्ट हो गया, और यहां पे बाद वाले में तो लगाया गया बट पहले वाले में आर्टिकल नहीं लगा है, इसलिए ये भी ऑप्शन क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया। यहां देखेंगे मोर के पहले द यहां लगाया गया है, और यहां पर भी देखिए मोर के पहले द का यूज यहां पर भी किया गया है, जब यहां पे किया गया तो हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। नो इंप्रूवमेंट का तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। ठीक, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा जो सी होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो मे भी आपको यहाँ पे आइडिया लग गया होगा। अब आ जाएंगे देखिए अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द ओल्ड मैन फॉलन सम ट्री, आपके द ओल्ड मैन फेल्ड, जो ओल्ड मैन था वो फेल, उसने गिरा दिया, क्या गिरा? सम ट्रीज, कुछ ट्रीज को, इन द गार्डन, गार्डन में, विद हार्डली नो एफर्ट, मतलब बिना, हार्डली नो एफर्ट का मतलब बिना कोई एफर्ट किए हुए। ठीक, अब एक चीज ये याद रखिएगा, हार्डली यहां देखिए अंडरलाइन पोर्शन यही किया गया है, तो इसी को हमें डिस्कस करना है। ठीक, तो याद रखिएगा हमारे पास जो होता है निगेट, हार्डली जो वर्ड है, जैसे हो गया हार्डली, ठीक, हार्डली हो गया, रेयरली हो गया, सेल्डम हो गया, बेयरली हो गया, उसी तरह से नेवर हो गया। ठीक, या फिर
स्कार्सली हो गया। याद रखिएगा ये अपने आप में क्या होते हैं, एक निगेटिव वर्ड माने जाते हैं। ये सब अपने अंदर निगेटिव मीनिंग रखते हैं, ठीक। और जब ये अपने अंदर खुद निगेटिव वर्ड रखते हैं तो याद रखिएगा जब भी सेंटेंस में ये सब आएंगे तो जिस पार्ट में ये सब रहेंगे उस पार्ट में कोई दूसरा निगेटिव वर्ड आना नहीं चाहिए, ठीक। अगर जैसे मान लीजिए सेंटेंस में आए हैं और उसी वाले पार्ट में क्या आ गया, नोबडी, अगर नोबडी वर्ड आ गया तो हमें पता है नोबडी में नो वर्ड तो लगा है ना, तो नोबडी को आपको क्या करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा एनीबडी। उसी तरह से अगर वर्ड आ गया नो वन तो आपको लिखना पड़ेगा यहां पे एनीवन। उसी तरह से आ गया नो तो यहां आपको करना पड़ेगा एनी। उसी तरह से नन आ गया तो नन को भी क्या करना पड़ेगा, आपको एनीवन करना पड़ेगा। अगर आ गया नथिंग तो नथिंग को भी आपको क्या करना पड़ेगा, एनीथिंग। मतलब जो निगेटिव दूसरा वाला होगा ना उसको एनी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक। और निगेटिव के साथ इन वर्ड के साथ नो बडी आएगा तो एनी बडी कर देना है, नो वन आ गया तो एनी वन कर देना है, नो का एनी कर देना है, नन का एनी वन कर देना है और नथिंग का यहाँ पे एनीथिंग कर देना है। तो मे भी आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब ध्यान से देखिए तो यहाँ हार्डली वर्ड हमारे पास आया था और जब हार्डली खुद एक निगेटिव वर्ड है तो उसके साथ एक और निगेटिव वर्ड यहाँ नो क्या कर रहा है, जब हार्डली खुद ही अपने आप में निगेटिव मीनिंग रखता है, इसका मतलब यहाँ जो नो होना चाहिए, नो को हमें क्या करना है यहाँ पे, या तो हम एनी कर दें तब भी हमारा सेंटेंस राइट हो जाएगा। लेकिन हम ये देखेंगे कि यहाँ पे ऑप्शन में क्या कोई ऑप्शन ऐसा आया है कि नहीं। ये कह रहा है कि देखिए पहला कह रहा है हार्ड एफर्ट, तो हार्ड एफर्ट तो कह रहे हैं कि जो इंसान था उसने क्या गिरा दिया उस पेड़ों को गार्डन में, विद कैसे हार्डली नो एफर्ट या विद हार्ड नो एफर्ट। तो यह हार्डली का मतलब होता है बड़ी मुश्किल से ही उसको थोड़ा सा बहुत एफर्ट करना पड़ा, इसका मतलब कि हार्ड यहां पे तो नहीं लगा पाएंगे, ठीक। तो यहां हो जाएगा हार्ड एफर्ट, तो कोई सेंस नहीं बन रहा है, हार्डली एनी एफर्ट। तो देखिए हार्डली वर्ड आया है और हमें पता है कि हार्डली ये इन सब में कोई वर्ड आ गया, इसके बाद ये जो होंगे ये किस में कन्वर्ट होते हैं, एनी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ हार्डली के बाद यहाँ नो का यहाँ एनी कर दिया गया है, एफर्ट का एफर्ट ही है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी होगा हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो मे भी आपको कुछ ना कुछ आइडिया लग रहा होगा, ठीक। अब आ जाएंगे देखिए अपना अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आई वुड हैव वेटेड फॉर यू, कि मैं आपका इंतजार करूंगा एट द स्टेशन, स्टेशन पे, इफ आई न्यू दैट यू, अगर मैं जान जाता हूं कि दैट यू आप जो है वुड कम आ रहे हैं तो मैं आपका इंतजार करूंगा, ठीक। कुछ इस सेंस में हमारा सेंटेंस बात कर रहा है। तो देखिए हम सबको ये पता है कि इफ का सेंटेंस जब होता है किसमें, अगर होता है इफ का सेंटेंस होता है हमारा, जस्ट मिनट थोड़ा सा, इफ का सेंटेंस अगर होता है किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में, तो आगे का सेंटेंस जो होता है वो सब्जेक्ट के बाद आता है वुड के साथ, आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। और अगर इफ का सेंटेंस होता है किसमें, पास्ट परफेक्ट में, तो आगे का जो सेंटेंस होता है वो सब्जेक्ट के बाद आता है वुड के साथ हैव लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये इसका सेट होता है, ठीक। इफ का सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होगा तो आगे का सेंटेंस वुड, अब जहां वुड है यहां कुड और माइट भी हो सकता है, याद रखिएगा, ठीक। तो यहां वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर ये पास्ट परफेक्ट में होगा, अच्छा पास्ट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है हैड लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर इफ वाला सेंटेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो आगे वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। अगर इफ का सेंटेंस पास्ट परफेक्ट मतलब हैड लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो आगे का सेंटेंस वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होना चाहिए। तो मे भी आपको ये आइडिया लग गया होगा। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन में, ठीक। तो ये पहले देखेंगे इफ का जो सेंटेंस आया है, इफ का सेंटेंस हमारा यहां आया है और इफ के बाद क्या लगाया गया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। जब ये सेकंड फॉर्म लगाया गया है तो हमें पता है कि इफ वाला सेंटेंस जब होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म तो आगे होना चाहिए वर्ब की वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ये देखेंगे कि बचा हुआ सेंटेंस में आया क्या है, बट यहां हम ये देख रहे हैं कि वुड हैव के साथ आया है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमें पता है कि वुड के साथ जब फर्स्ट फॉर्म होता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, जब वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म होता है तो हैड लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो हमें पता है कि ये वाला पोर्शन तो हैड लगा के थर्ड फॉर्म को सपोर्ट करता है, ठीक। और यहां लगाया गया है वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसका मतलब हो ना हो ये सेकंड फॉर्म को हटाकर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें करना पड़ेगा। अब ये देखेंगे हैड के साथ थर्ड फॉर्म कहीं आया है कि नहीं, और ये देखिए है ऑप्शन नंबर ए में ही आ गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ए ही यहां क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नो इंप्रूवमेंट का कोई सेंस नहीं बन रहा है, और वॉज नोइंग का कोई सेंस नहीं है, और हैव नो का कोई सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट बनेगा तो वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ पास्ट परफेक्ट का यूज किया जाता है, ठीक। तो मे भी आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ आई हैव रीच्ड देयर
बाय दिस टाइम, अगर इस समय तक वहां मैं पहुंच गया होता टुमारो, तो आई विल राइट, तो मैं लिख दूंगा टू यू, मतलब आपको। अब हम सबको ये पता है कि इफ के साथ, अभी हमने डिस्कस किया कि इफ वाला सेंटेंस अगर पास्ट इंडेफिनिट होगा तो आगे वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनना चाहिए, इफ वाला सेंटेंस अगर पास्ट परफेक्ट होगा तो आगे वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। लेकिन जैसे यहां देखिए अभी हमने डिस्कस क्या किया है, इसी चीज को तो डिस्कस किया है, इफ वाला सेंटेंस अगर पास्ट इंडेफिनिट में होगा तो वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, और हैड के साथ थर्ड फॉर्म होगा इफ वाला सेंटेंस, तो वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। लेकिन याद रखिए एक कंडीशन और होती है, अगर इफ का सेंटेंस किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो आगे का जो सेंटेंस होता है ना वो विल या शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज जनरली हम करते हैं। ठीक, तो अब ये पैटर्न, अब यहां देखना है कि यहां पे पैटर्न यूज क्या किया गया है। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो यहां विल या शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज किया गया है। तो जब विल या शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है तो इफ वाला सेंटेंस किसमें बनता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है तो यहां प्रेजेंट परफेक्ट क्या कर रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट यहां तो होना नहीं चाहिए, इसका मतलब यहां होना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो पहले देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट कहीं ऑप्शन में है भी कि नहीं। तो ध्यान से देखिए आई आया है, तो आई के साथ क्या होना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। आई प्लूरल की तरह हम कंसीडर करते हैं, तो फर्स्ट फॉर्म कौन सा है, एक ही है, वो है ऑप्शन नंबर बी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को यहां पे हम टिक कर देंगे। ठीक, अब आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ ही गॉट दिस एनिमी इन हिज हैंड ही वुड हैव क्रस्ड। अब देखिए सेम वही कहानी आ गई, इफ का सेंटेंस किस टेंस में बनेगा उसके बाद की कंडीशन देखेंगे, तो यहां आया है वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमें पता है अभी अभी हम सबने क्या डिस्कस किया कि जब वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म अगर सेंटेंस में आया है तो वुड हैव के साथ जो थर्ड फॉर्म होता है वो किसको सपोर्ट करता है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म को। जब हैड के साथ थर्ड फॉर्म को सपोर्ट करता है तो यहां पे जो सेंटेंस आया है इफ का, ये तो आया है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो हमें पता है कि इफ का सेंटेंस सेकंड फॉर्म तो बनेगा नहीं, क्योंकि वुड हैव के साथ जो थर्ड फॉर्म बनता है वो सपोर्ट करता है पास्ट परफेक्ट को। और पास्ट परफेक्ट देखिए यहां ऑप्शन कौन सा आया है, एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन नंबर सी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को यहां पे हम टिक कर देंगे। ठीक, तो मे भी आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है कि आई एम नॉट श्योर, कि मैं श्योर नहीं हूं, वाई शी इज वांटिंग, वह क्यों चाह रही है, टू सी हिम, उसे देखना। ठीक, तो एक चीज याद रखिएगा, वांट जो होता है ना, वांट जो होता है ये एक स्टेटिव वर्ब है। ठीक, स्टेटिव वर्ब। अब ये कहेंगे स्टेटिव वर्ब क्या है, तो याद रखिएगा जिनको नहीं पता है स्टेटिव वर्ब, कोई भी ऐसी वर्ब जिसमें आईएनजी का यूज नहीं किया जाता, या यूं कहिए कोई भी, जैसे गो का गोइंग होता है तो गो में आप आईएनजी लगा के गोइंग बनाते हैं, कुछ ऐसी वर्ब होती है जिसमें आईएनजी लगता ही नहीं, और जिन वर्ब में आईएनजी लगता ही नहीं उन वर्ब को नाम दिया गया क्या है, स्टेटिव वर्ब। और जिन वर्ब में आईएनजी लगता ही नहीं उस वर्ब से ना तो आप बना सकते हैं कॉन्टिन्यूअस और ना तो बना सकते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का या फ्यूचर का। जिस वर्ब में आईएनजी लगेगा नहीं, जब आईएनजी लगेगा नहीं तो विदाउट आईएनजी ना तो आप कॉन्टिन्यूअस ही बना पाएंगे उस वर्ब से, ना तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही। ठीक, बल्कि इन वर्ब से केवल या तो बनता है इंडेफिनिट या तो बनता है परफेक्ट टेंस। ठीक, अब हमें पता है कि जब वांट का वांटिंग होता ही नहीं तो इसको कॉन्टिन्यूअस कहां बना पाएंगे। ठीक, और जब कॉन्टिन्यूअस बनेगा ही नहीं तो ऐसे सेंटेंसेस अगर कॉन्टिन्यूअस होते हैं तो उनको इंडेफिनिट बनाना पड़ता है, अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाने की बात आ जाए तो उसको परफेक्ट में कन्वर्ट किया जाए। इसका मतलब कि फॉर या सिंस के साथ हम जनरली परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाते हैं, बट स्टेटिव वर्ब के साथ परफेक्ट टेंस बनाया जाता है। उसी तरह से विदाउट फॉर या सिंस के साथ नॉर्मल कॉन्टिन्यूअस में टेंस लिख कर आ जाए तो समझिए चूंकि उसमें आईएनजी लगेगा नहीं तो कॉन्टिन्यूअस आप बना नहीं पाएंगे, जब कॉन्टिन्यूअस नहीं बना पाएंगे तो उसको इंडेफिनिट बनाना पड़ेगा। अब ये डिपेंड करता है कौन सा इंडेफिनिट बनाना पड़ेगा, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लिख के आया है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाइए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस बन के आ रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट बनाइए, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बन के आ रहा है तो फ्यूचर इंडेफिनिट बनाइए। ठीक, अब चूंकि हमारा किसमें है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो किसमें बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि वांट का वांटिंग होता ही नहीं। ठीक, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट देखेंगे ऑप्शन किसमें आया है, वो है ऑप्शन नंबर ए में आया है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि सब्जेक्ट जब सिंगुलर होता है तो वर्ब में एस लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाते, यहां फर्स्ट फॉर्म लगा है इसलिए ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। यहां इज ही वांटिंग, वांट का वांटिंग जब होता ही नहीं तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा है, नो इंप्रूवमेंट का भी कोई सेंस यहां पे नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या होगा, राइट आंसर रहेगा। ठीक, फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इवन ही वर्क हार्ड, यद्यपि उसने क्या किया, कठिन परिश्रम किया, ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, वह एग्जामिनेशन में फेल हो गया। ठीक, याद रखिएगा जब भी दो अपोजिट कंडीशंस बताई जाएं, जब दो अपोजिट कंडीशंस बताई जाती हैं, जैसे मान लीजिए इस सेंटेंस आ गया कि ही रैन वेरी फास्ट, ही कुड नॉट
विन द रेस। अब देखिए यहां क्या कह रहा है, वो बहुत तेज दौड़ा और उसने रेस को जीत वो नहीं पाया। तो जब बहुत तेज दौड़ा था तो रेस को तो जीतना चाहिए था। जब दो अपोजिट स्टेटमेंट दिखाई दें तो दो अपोजिट स्टेटमेंट, जैसे वो बहुत तेज दौड़ा जीत नहीं पाया, अगर ये होता कि वो स्लो दौड़ा जीत नहीं पाया तो बात समझ में आती है। अगर कोई ये कहता है कि वो बहुत अच्छा इंसान है, उसको सब कोई पसंद करते हैं, तो बात एक तरह की है। लेकिन यदि वो बहुत अच्छा इंसान है, उसको कोई नहीं पसंद करता, ये तो दोनों बातें अपोजिट हो गई। तो दो अपोजिट सेंटेंस या दो अपोजिट कंडीशंस या दो अपोजिट एक्शन के बीच में याद रखिएगा हम क्या यूज करते हैं, वहां पे हम बट का यूज कर सकते हैं, एट का यूज कर सकते हैं, है ना, स्टिल का यूज कर सकते हैं, या फिर नेवरदलेस का यूज कर सकते हैं। ठीक, ये अपोजिट कंडीशंस के लिए यूज किए जाते हैं। जो दो अपोजिट कंडीशन को बताने के लिए इन वर्ड का यूज हम सब करते हैं। मे बी ये बात आपको समझ में आ गई। लेकिन सपोज करिए ये जो दो अपोजिट कंडीशन है, इनके बीच में नहीं बल्कि शुरू में कोई कंजंक्शन देना हो और दोनों बातें क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो याद रखिएगा जब शुरू में अपोजिट कंडीशन को बताने के लिए यूज किया जाता है तो याद रखिएगा इसके साथ हमेशा जो यूज किया जाता है वो किया जाता है, या तो किया जाता है आपका दो, या फिर यूज किया जाता है आल्दो। ठीक, दो और आल्दो का मतलब होता है यद्यपि। ठीक, और इनके साथ याद रखिएगा जब एक सेंटेंस के पहले आल्दो या दो आ जाता है तो दूसरे सेंटेंस के पहले या तो लगाया जाता है कॉमा या तो लगाया जाता है एट, दो में से कोई एक यूज किया जाता है, उसके बाद अगला सेंटेंस आगे बढ़ जाता है। तो हमें यह देखना है कि दो अपोजिट कंडीशंस के बीच में कंजंक्शन लगाना है या शुरू में लगाना है। अगर शुरू में लगाना है तो दो या आल्दो लगेगा, अगर बीच में लगाना है तो बट, एट, स्टिल, नेवरदलेस, व्हाइल, वेयरएज कुछ भी लगा दीजिए। ठीक, लेकिन याद रखिएगा अगर ये आ जाए कि दो और आल्दो आ गया है और फिर बीच में कोई कंजंक्शन लगाना हो तो दो और आल्दो के साथ या तो लगता है कॉमा या तो लगता है एट, ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। अब यहां देखिए दो पॉइंट आए हैं कि ही वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, ही फेल्ड, वह फेल्ड हो गया इन द एग्जामिनेशन, अपने एग्जाम में। तो इसका मतलब जब कठिन परिश्रम किया तो उसको तो पास होना चाहिए था, लेकिन कठिन परिश्रम किया फेल हो गया, तो दोनों बातें अपोजिट हैं। और दो अपोजिट बातों की अगर पहले सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगाना है तो क्या लगाएंगे, या तो दो या तो आल्दो लगाएंगे, और उसके साथ कॉमा भी आता है और यहाँ पे ऐड भी आता है। तो देखिए यहाँ कॉमा का यूज किया गया है तो यहाँ हम चाहे तो ऐड भी लगा सकते हैं, बट यहाँ ये आया है कि यहाँ अंडरलाइन पोर्शन क्या है, इवन। तो इवन जो आया है तो इवन के स्थान पे क्या लगेगा, यहाँ देखेंगे ऑप्शन में कहीं आया है तो ऑप्शन में क्या आया है, यहाँ पे आल्दो का यूज किया गया है, तो आल्दो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नो इंप्रूवमेंट का कोई सेंस नहीं बन रहा है, सेंस और फॉर का भी कोई सेंस यहाँ पे नहीं बन रहा है। ठीक, अब आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ही इज डेफिनेटली द क्लेवर एमंग द टू। तो ये कह रहा है कि ही इज डेफिनेटली, वह निश्चित तौर पे क्या है, क्लेवरर है। क्लेवरर का मतलब क्या होता है, दूसरों से ज्यादा चालाक, या दूसरों से ज्यादा चालाक है। और कितने लोगों में, टू, तो टू लोगों की बात की गई है। और जब टू लोगों की बात की गई तो याद रखिएगा एक कंपैरेटिव डिग्री का एक बेसिक सी चीज याद रखिएगा, कभी भी अगर आ जाए नंबर आ जाए टू की बात आ जाए, जैसे मान लीजिए आ गया कंपैरेटिव डिग्री, अगर कभी भी कंपैरेटिव डिग्री का यूज हो जाए, ठीक, और कंपैरेटिव डिग्री के पहले क्या लगा हो, आर्टिकल द भी आना चाहिए। अगर कंपैरेटिव डिग्री के पहले क्या लग गया, द आर्टिकल के यूज कर दिया गया हो, उसके बाद डिग्री आ गई हो, तो याद रखिएगा इसके बाद हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ लगाया जाता है, और उसके बाद हमेशा ही याद रखिएगा द टू प्लस प्लूरल नाउन का यूज किया जाता है। ये सेट होता है, याद रखिएगा। तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले अगर द का यूज हो जाए और आगे टू प्लस प्लूरल नाउन दिख जाए तो याद रखिएगा बीच में कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, ऑफ लगेगा। यहां दैन या कुछ भी और आने वाला नहीं है। और यहां देखिए क्या आ गया, क्लेवरर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, इसके पहले आर्टिकल द भी लगा है, लास्ट में द टू भी आया है। अब द टू के बाद यहां पे कोई नाम भी आ सकता था, ठीक, तो टू आ गया। तो हमें पता है कि टू नंबर के पहले एमंग का यूज नहीं किया जाता, बल्कि किसका यूज किया जाता है, ऑफ का यूज किया जाता है। तो मे बी आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। इसमें चाहे आपको समझाने के लिए दो स्ट्रक्चर नोट कर दे रहे हैं। देखिए दो तीन पॉइंट्स याद रखिएगा, जैसे यहां तीन सेंटेंसेस लिख दे रहे हैं, तीनों का मतलब समझ आइएगा। जैसे अगर ये कहें अमित इज वाइजर देन यू, एक सेंटेंस हमारा ये है। दूसरा है अमित इज अ वाइजर स्टूडेंट देन यू। और तीसरा सेंटेंस हमारा है अमित इज द वाइजर
ऑफ द टू स्टूडेंट्स। ठीक, तो 3 सेंटेंसेस हैं, इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि तीनों में क्या है, थोड़ा सा डिफरेंसेस आपको मिलने वाले हैं। देखिए इसमें है क्या, याद रखिएगा कंपैरेटिव डिग्री के बाद अगर डायरेक्ट क्या आ जाए, देन आ जाए, तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है, सेंटेंस राइट है। लेकिन याद रखिए कंपैरेटिव डिग्री के बाद अगर कोई सिंगुलर नाउन आकर फिर देन आए, मतलब कंपैरेटिव डिग्री और देन के बीच में अगर कोई सिंगुलर नाउन आता है तो हमेशा आर्टिकल ए या एन का यूज किया जाता है। ठीक, वो डिपेंड करता है प्रोनाउंसिएशन पे। और अगर कंपैरेटिव डिग्री के पहले क्या आ जाए, द का यूज हो जाए, और अगर आ गया ऑफ द टू आ गया प्लूरल नाउन, तो याद रखिएगा फिर क्या यूज किया जाता है, ऑफ का यूज किया जाता है, और कंपैरेटिव डिग्री पहले द भी यूज किया जाता है। इसका मतलब कंपैरेटिव डिग्री पहले कोई आर्टिकल नहीं भी लगता है, आर्टिकल ए या एन भी आ सकता है, आर्टिकल द भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। कंपैरेटिव डिग्री के पहले डायरेक्ट देन आएगा, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। कंपैरेटिव डिग्री के बाद कोई सिंगुलर नाउन आके फिर देन आएगा तो आर्टिकल ए या एन लगेगा। और कंपैरेटिव डिग्री के बाद अगर आ गया ऑफ द टू वर्ड आ गया तो याद रखिएगा द का यूज फिर कंपैरेटिव डिग्री के बाद लगेगा। इस कंडीशन में देखिए देन लग रहा है, दूसरी कंडीशन में भी देन लग रहा है, लेकिन जब कंपैरेटिव डिग्री पहले द लग जाता है तो फिर ऑफ का यूज किया जाता है, देन का यूज नहीं किया जाता है। तो मे बी आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो मे बी आपको ये क्लियर हो गया होगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो अगेन कुछ और क्वेश्चंस लेकर हम आएंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।